हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार दो शब्द हैं, एक है प्रायद्वीपीय और दूसरा है पठार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रायद्वीप वह स्थल भूखंड होता है वो तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब तीन ओर से, वह स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, तीन ओर से जल से घिरा स्थल भूखंड, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है पठार। तो देखिए, आसपास की भूमि से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग, उसे हम कहते हैं पठार। मतलब समतल ऊंचा उठा हुआ, समतल ऊंचा उठा हुआ भूभाग, उसे हम कहते हैं पठार, भूभाग। तो देखिए, भारत के दक्षिण के भाग में भी यही स्थिति है कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में है अरब सागर, पश्चिम में इसके है अरब सागर, इसके दक्षिण में है हिंद महासागर और इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से भारत का दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इसलिए इस दक्षिण के त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार हम कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। और पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उत्तर के विशाल मैदान से कुछ उठा हुआ भूभाग है। उत्तर का जो विशाल मैदान है इससे उठा हुआ एक समतल भूभाग है, इसीलिए हम इसे पठार कहते हैं। तो कल के वीडियो में हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया था और जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश था इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो देखिए, इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले बिंदु ये है कि यह एक सबसे प्राचीनतम स्थल भूखंड है, प्राचीनतम स्थल भूखंड। दूसरी बात यह है कि यह एक गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, गोंडवाना लैंड का। उसके बाद हम देखें तो तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि भारत की सभी भूस्थलाकृतियों में सबसे ज़्यादा विस्तृत, सबसे बड़ी भू आकृति है वो कौन सी है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ी भू आकृति। इसका हम विस्तार देखें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 48% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो यह दक्षिण का जो पठार है वो भारत की सबसे बड़ी भूस्थलाकृति है। अब उसके बाद में हम इसके विस्तार के बारे में देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए कि इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में, विशाल मैदान के दक्षिण में दक्षिण का जो प्रायद्वीप पठार है वो फैला हुआ है। यह एक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। इसका विस्तार हम देखें तो पश्चिम में गुजरात की जो गिरी पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में इसका विस्तार है गिरी पहाड़ियों से। और पूर्व में है राजपीपला पहाड़ियाँ जो झारखंड में स्थित है, झारखंड की राजपीपला की पहाड़ियाँ। उत्तर में इसका विस्तार है रायसीला पहाड़ियाँ और दक्षिण में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। तो इसके विस्तार के बारे में हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में गुजरात की गिरी पहाड़ियों से लेकर पूर्व में राजपीपला की पहाड़ियों तक, उत्तर में रायसीला की पहाड़ियों से लेकर और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। उसके बाद में हम देखें तो इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में कहीं पर्वत हैं तो कहीं पठार हैं। तो सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में देखते हैं कि इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। तो देखिए, पर्वतों के बारे में हम देखते हैं तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य जो पर्वत श्रेणियाँ स्थित है वो है, सबसे पहले है
अरावली पर्वत श्रेणी। उत्तर में हम देखें, उत्तर पश्चिम में हम देखें तो उत्तर पश्चिम में यह एक इस तरीके से विस्तृत एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार हम देखें तो इसका जो विस्तार है वो दक्षिण में अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद, दक्षिण में अहमदाबाद से लेकर और उत्तर में दिल्ली तक यह जो पर्वत श्रृंखला है वो 800 किलोमीटर में फैली हुई है। 800 किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 692 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। उसके बाद में हम देखें तो यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में विस्तृत है, इसमें अनेक ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है जो कहाँ पर स्थित है, सिरोही में। इसके गुरु शिखर के अलावा सैर, जरगा, रघुनाथगढ़ आदि इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। उसके बाद में हम देखें तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक महत्वपूर्ण नदियां भी यहाँ से निकलती हैं, जिसमें है लूणी नदी, जिसमें महत्वपूर्ण नदियां हैं लूणी नदी, बनास नदी, लूणी, बनास, जाखम, सोम, पार्वती आदि महत्वपूर्ण नदियाँ भी इस अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। उसके बाद में हम देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला एक विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में हम देखते हैं अरावली, तो यह एक विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला है और यह एक अवशिष्ट पर्वत है। इसके अलावा वलित पर्वत के अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला वह एक अवशिष्ट पर्वत है। तो इसके बारे में हमने देखा कि इसके अलावा हम देखें तो अरावली पर्वतमाला में अनेक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का भी उत्खनन यहाँ से किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है सीसा, जस्ता, लोहा यस्क, अब्रक आदि महत्वपूर्ण खनिजों का उत्खनन अरावली पर्वतमाला से किया जाता है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पश्चिम में जो क्षेत्र है राजस्थान का वो शुष्क प्रदेश है और इसके पूर्व में जो प्रदेश है वो थोड़ा शुष्क प्रदेश है। इसके पश्चिम में शुष्क है और इसके उत्तर में जो प्रदेश है वो नम व सम प्रदेश माना जाता है। अब उसके बाद में हम देखें दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद में दक्षिण के पठार में स्थित दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दूसरी पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वो इस तरीके से गुजरात से लेकर और बिहार तक इसका विस्तार है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसकी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनके बारे में हम देखें तो इसकी जो चोटियाँ हैं वो है महत्वपूर्ण, जिसमें भारनेर, कैमूर और पारसनाथ ये इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। इनके स्थान के बारे में हम देखें तो भारनेर जो पर्वत चोटी है वो स्थित है मध्य प्रदेश में, कैमूर है बिहार में और पारसनाथ है झारखंड में स्थित ये महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। कौन से पर्वत की? विंध्याचल पर्वत की। और विंध्याचल जो पर्वत है वो उस पर्वत के बारे में हम देखें जिसमें बहुतायत में जो बलुआ पत्थर विंध्याचल पर्वत में बहुतायत में बलुआ पत्थर की प्राप्ति इस पर्वत श्रेणी से की जाती है। इसके अलावा जो भवन निर्माण में जो इमारती पत्थर है वो भी इस विंध्याचल पर्वत से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पर्वत हमारा कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल। तो हमने दो पर्वत श्रेणी देख ली, एक हमने देखी है अरावली और दूसरी हमने देखी है विंध्याचल। अब विंध्याचल के बाद में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो है सतपुड़ा। अगली पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है।
ठीक है। और इसका विस्तार हम देखें तो यह भी गुजरात से लेकर और बिहार तक यह विस्तृत है। इसकी जो महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं वो है राजपीपला, महादेव और मैकाल। ये 3 इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। हम इनके स्थान के बारे में देखें, जो राजपीपला है मध्य प्रदेश में और महादेव भी है मध्य प्रदेश में और मैकाल है झारखंड में। ये 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो इस जो सतपुड़ा जो पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है महादेव, और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़। और मैकाल, उसके बाद दूसरी पर्वत चोटी है वो है अमरकंटक जो स्थित है मैकाल पर्वत पर। मैकाल पर्वत पर अगली चोटी स्थित है। दूसरी चोटी है अमरकंटक। मतलब सतपुड़ा पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं राजपीपला, महादेव और मैकाल। और इस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, जो कौन से पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जो मैकाल पर्वत पर स्थित है। और अमरकंटक से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, उत्तर में सोन नदी, पूर्व में महानदी और पश्चिम में नर्मदा नदी। ये जो तीनों नदी हैं, इस तरीके से इस अमरकंटक के पठार से इस तरीके से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। ये तीनों जो नदियाँ हैं वो एक अरीय प्रतिरूप बनाती हैं। अरीय प्रतिरूप का निर्माण ये तीनों जो नदियाँ हैं वो करती है। और तीनों नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखें तो यह जो विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में जो नदी बहती है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। ये 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती है नर्मदा, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। इस प्रकार से जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में एक पर्वत श्रेणी है वो स्थित है। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की। अगला हमारा जो पर्वत है वो है पश्चिमी घाट पर्वत। तो देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हम देखें तो इसका जो विस्तार है इस प्रकार से। पश्चिमी घाट जो पर्वत है वह पश्चिमी तट के सारे विस्तृत है, और यह एक वास्तविक पर्वत न होकर यह एक पश्चिमी तट का एक खड़ा कगार मात्र माना जाता है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके हम विस्तार के बारे में देखें तो इसका जो विस्तार है वो उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक इस पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। इसके हम देखें तो इसमें जो कौन कौन से जो राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य इस पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित हैं, तो देखिए इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सभी राज्य इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो फिर उसके बाद में हम देखें कि यह जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पश्चिमी घाट पर्वत में जो अन्य महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो भी निकलती है। तो हम देखते हैं कि इस यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, नदियों के बारे में भी हम देखते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत से जो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं वो है गोदावरी नदी, जो नासिक के त्रियंबकम से निकलती है।
नासिक के त्र्यंबकम से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। उसके बाद में है कृष्णा नदी जो निकलती है महाबलेश्वरम से निकलती है। और उसके बाद में है कावेरी नदी जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। तो तीन इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण नदी हैं जिसमें पेन्नार है, वेगई है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो गोदावरी जो नासिक से निकलती है, त्र्यंबकम से निकलती है। उसके बाद कृष्णा नदी जो महाबलेश्वरम से निकलती है। उसके बाद में है कावेरी नदी जो निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से। और ये सभी जो नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इससे पहले हमने दो महत्वपूर्ण नदियाँ देखी थी, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये जो नदियां हैं पश्चिमी घाट पर्वत की जो नदियां हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब नदियों के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पश्चिमी घाट पर्वत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब उसके बाद में हम देखें कि इस पर्वत की जो पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिण में हम देखें तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके अलावा इसके सबसे दक्षिण में जो पर्वत चोटी है वो है अनाईमुड़ी, सबसे दक्षिण में स्थित है अनाईमुड़ी चोटी है जो स्थित है अन्नामलाई पर्वत पर, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है पर्वत चोटी अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी जो कहाँ पे स्थित है, कौन से पर्वत पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा जो स्थित है नीलगिरी पर्वत पर। ये दो महत्वपूर्ण चोटियां हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ कोडरडम की पहाड़ियाँ हैं और इलायची की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। अब उसके बाद में हम देखते हैं अगला पर्वत है पूर्वी घाट पर्वत के बारे में हम देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत, तो इसका विस्तार हम देखें तो पूर्वी घाट जो पर्वत है वो भारत के पूर्वी तट के सारे स्थित है। और यह जो इसका जो विस्तार है उत्तर में है महानदी के मुहाने से लेकर और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक इस पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। उसके बाद में पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देखें तो वह विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वह पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरी पर्वत चोटी है वो है महेंद्रगिरी जो स्थित है उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार से पूर्वी घाट पर्वत भी यह जो पूर्वी घाट पर्वत है वो पश्चिमी घाट पर्वत की नदियों के द्वारा इस पर्वत को काट दिया गया है, इसका काट छाट कर दिया गया है। इस प्रकार से यह एक क्रम में स्थित नहीं है, इसे कटे फटे भाग में यह फैला हुआ है। इसकी जो दो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, एक है विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और दूसरी चोटी है महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में स्थित है। इसका विस्तार है महानदी के मुहाने से लेकर और नीलगिरी पर्वत तक इस पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। तो यह हो गए हमारे सभी दक्षिण के पठार के सभी पर्वतीय चोटियाँ। अब उसके बाद में हम बात करते हैं पठार की। तो देखिए दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में पर्वतों के अलावा कुछ भाग में पठार भी स्थित हैं। तो देखिए हम पठारों की स्थिति हम देखते हैं कि ये कहाँ पर ये जो पठार है वो स्थित है। तो इनके बारे में हम देखें तो सबसे पहले है उत्तर में हम देखें, उत्तर पश्चिम की हम बात करें तो राजस्थान में स्थित है मेवाड़ का पठार। उसके बाद में है
मालवा का पठार जो गुजरात में स्थित है, और इसका कुछ भाग राजस्थान में भी, दक्षिण राजस्थान में भी इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में है दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के अलावा यहाँ पर है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड। उसके अलावा यहाँ पे स्थित है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, और इस प्रदेश में स्थित है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इस प्रकार से भारत दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतों के अलावा कुछ भाग पर पठारों का भी विस्तार पाया जाता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पठार है वो है दक्कन का पठार, जिसका जो निर्माण क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी के उद्भेदन के द्वारा, ज्वालामुखी के लावा के द्वारा इसके पठार का जो निर्माण हुआ है। और यह जो इस पठार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह कि यह काली मिट्टी यहाँ पर विस्तृत है, काली मिट्टी, और इस काली मिट्टी को महाराष्ट्र में रेगूर के नाम से जाना जाता है। और यह कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ था? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। ज्वालामुखी उद्भेदन से जो लावा निकला, उस लावे के द्वारा, ज्वालामुखी लावे से इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और यह इस लावा के द्वारा जो मिट्टी है, मिट्टी बनी है काली मिट्टी, यह काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में हम देखें जो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है वो सबसे महत्वपूर्ण है किनके लिए? खनिजों के लिए। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज है वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह अनेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण खनिज है, जिसमें लोहा है, इसका है, तांबा है, इसके अलावा भी मैग्नीज है, टंगस्टन है, आदि खनिज इस प्रदेश में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से खनिजों की दृष्टि से यह एक धनी प्रदेश माना जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।